बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर इकराम है। मारूफ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो हमारा एक डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होता है जो मसाने के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ये पैदाइशी तौर पर हर लड़के में होता है और उम्र गुजरने के साथ साथ जैसे 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसका साइज़ बढ़ने की जो रीज़न है वो हमारी मेल हार्मोन्स होते हैं, वो इसके लिए एक खुराक के तौर पर काम करते हैं। शुरू में इसकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती। जैसे ही मर्द 50 साल या 60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं उनको कुछ इब्तदाई अलामात शुरू होती हैं। इन अलामात में पेशाब का बार बार आना, रात को पेशाब के लिए उठना और पेशाब का अच्छे बहाव से यानी कि अच्छी रफ्तार से ना आना। इसके अलावा पेशाब करके जब उठकर आके एक महसूस होता है कि मसाना बिल्कुल खाली हो गया है। प्रोस्टेट के मरीज़ों में ऐसा महसूस नहीं होता, वो कुछ ना कुछ पेशाब पीछे मसाने में रोके हुए होते हैं। प्रोस्टेट की वजह से कभी न कभी पेशाब में खून भी आ सकता है। हालांकि खून आने की वजूहत और भी हैं, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अगर प्रोस्टेट की रुकावट शिद्दत इख्तियार कर जाए तो उससे मसाने में पथरियाँ भी बन सकती हैं और मसाने की रुकावट की वजह से गुर्दों पे बैक प्रेशर होने की वजह से गुर्दों का फंक्शन भी ख़राब हो सकता है। ये कुछ अलामात की शिद्दत है जो इब्तदाई अलामात से लेकर शदीद अलामात तक जा सकता है। पेशाब के बार बार आने में ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ को तकरीबन 2-3 घंटे बाद जाना पड़े, लेकिन अगर शदीद सूरत हाल हो तो बाज़ औक़ात आधे घंटे बाद, एक घंटे में, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा भी जाना पड़ सकता है, 4 बार भी जाना पड़ सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की जो साइज़ है वो कितना बड़ा हुआ है और वो किस कदर शदीद ब्लॉकेज कर रहा है पेशाब के बहाव के रास्ते में। इब्तदाई तौर पर इसका जो डायग्नोसिस है वो हम एक तो मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री पे, फिर एक स्पेशल स्कोर, उसको हम IPSS स्कोर कहते हैं, उसकी बुनियाद पर करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो कि एक बड़ी कॉमन चीज़ है। उसमें देखना हमने ये होता है कि मसाने की कैपेसिटी कैसी है, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, मसाना खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके अलावा मसाने में प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से और क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। इन सब चीज़ों की बुनियाद पर हम बीमारी की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर हम डायग्नोसिस में मज़ीद आगे बढ़ें तो एक मज़ीद टेस्ट जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है। उससे हम पेशाब की स्पीड देखते हैं कि एक बंदे ने अगर एक मशीन पे पेशाब किया तो कितनी स्पीड से किया, आया कि वो नॉर्मल रेंज में है या वो स्लो होती जा रही है या बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। ये भी हमें इस चीज़ का फैसला करने में मदद देती है कि हमने मरीज़ को मेडिकली मैनेज करना है या हमने उसको प्रोस्टेट के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ लेकर जाना है। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं तो इसमें 3 से 4 ऑप्शन हैं। अगर हम पुराने तरीके की बात करें तो पहले पुराने ज़माने में तो सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जिसमें हम ऊपर से मसाने की जगह से खोलकर प्रोस्टेट को जितना हिस्सा उसको रुकावट कर रहा होता है उसको हम निकाल दिया करते थे। लेकिन इसकी कुछ अपनी पेचीदगियाँ हैं, ओपन सर्जरी है और इसके बाद मसाने का जो दहाना है, जहाँ से मसाना और पेशाब की नाली जोड़ रही होती है, वहाँ पे सुकड़ावपन आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट आजकल चल रहा है, जो कॉमन चल रहा है, लेटेस्ट तो खैर और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हम TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। दुनिया भर में मोस्टली आजकल यही प्रोसीजर किया जा रहा है। इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ओपन सर्जरी नहीं होती। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पहले मैंने जिक्र किया ब्लैडर नेक की, इनकी जो मसाने का दहाना है उसके स्ट्रक्चर की बात की, तो उसके चांसेस इसमें काफ़ी कम है। मज़ीद अगर हम जिद्दत की बात करें तो लेज़र यानी सेम टेक्निक से जिससे हमने TURP किया, उसी कैमरे को, उसी स्कोप को इस्तेमाल करते हुए जो सिर्फ कटिंग मोडालिटी है, यानी कि जो प्रोस्टेट की रिसेक्शन है उसके लिए जो तरीकाकार है, TURP में इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कॉटरी मेथड को यूज़ किया जाता है, और लेज़र प्रोसीजर में लेज़र मोडालिटी को, लेज़र एनर्जी को यूज़ किया जाता है। अगर हम इससे मज़ीद आगे भी बढ़ें तो रेज़म के नाम से एक प्रोसीजर है। रेज़म में बेसिकली वाटर वेपर थेरेपी होती है ये, और लेकिन ये भी बहुत कॉमन नहीं है। ये बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत कम जगहों पे है और अभी भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स नहीं है। प्रोस्टेट में जो एक सवाल बड़ा कॉमनली मरीज़ पूछते हैं कि क्या हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूं तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोस्टेट का गैर ज़रूरी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी सिंपल वर्डिंग में मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे तमाम लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी और वो ये समझ जाएंगे कि ऑपरेशन किस सूरत में करना चाहिए, किस सूरत में नहीं करना चाहिए। ये जो मैं कुछ स्टेटमेंट्स देने जा रहा हूँ ये कोई 100% हतमी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन ये जनरली अप्लाई होती हैं। एक तो अगर पेशाब की फ़र्ज़ की रुकावट बहुत शदीद है, मसाने का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा खाली नहीं हो रहा और मरीज़ को बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, जिससे उसकी लाइफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, स्पेशली अगर रात के टाइम में उसको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर पेशाब में खून आ रहा है और उसकी वजह प्रोस्टेट है, जैसे मैं पहले बताया कि उसकी वजूहत और भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह प्रोस्टेट भी अगर हो सकती है और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा अगर पेशाब की मुकम्मल बंदिश हो जाए कि पेशाब वाली नाली
ڈالنی پڑ جائے. مثانے کی پتھری کا بن جانا, گردوں کی خرابی شروع ہو جانا مثانے کے رکاوٹ کی وجہ سے اور بیک پریشر کے بڑھ جانے کی وجہ سے, یہ چند ایک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروسٹیٹ کی سرجری کر لینی چاہیے. اور اس میں ایک اور ایڈیشن کہ اگر پیشاب کی رکاوٹ کی وجہ سے اگر پیشاب کے بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں تو یہ چند ایک میرے خیال میں 5 سے 6 پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دیکھا جائے کہ پروسٹیٹ کی سرجری ضروری ہے کہ نہیں, ورنہ میڈیکل تھراپی پہ بہت سارے لوگ کافی لمبے عرصے کے لیے مینج ہو جایا کرتے ہیں. جی شکریہ. یہ ہمارا آج کا ٹوٹل ڈسکشن تھی پروسٹیٹ کے بارے میں اور اس کا مقصد ایک پبلک اویئرنیس تھی.